बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन जैसे नाम से ही है, एलिमिनेट होना, यानी एक मालिक्यूल में से एक या दो एटम्स का निकल जाना, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसकी दो तीन टाइप्स होती हैं। एक हम अल्फा एलिमिनेशन भी होती है, बीटा भी होती है, गैमा भी होती है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड की बात करने जा रहे हैं, वो उस हवाले से हमारा जो है वो मेन जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। इसने वैसे एग्जांपल यहाँ दी है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, जो कि असल में 1 2 या बीटा, यानी हाइड्रोजन यहाँ से गया और हेलोजन यहाँ से गया 1 2। ठीक है, इसमें अल्कीन प्रोड्यूस, ये हमारी डिस्कशन इस रिएक्शन के साथ है। दूसरी टाइप होती है अल्फा एलिमिनेशन की, 1 1 या अल्फा एलिमिनेशन। ये एक ही एलिमेंट, कार्ब एक ही एलिमेंट, जैसे यहाँ कार्बन, उसी से हाइड्रोजन, उसी से हाइड्रोजन गई तो कार्बीन बन जाती है। इसको हम 1 1 या अल्फा एलिमिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है। एक तीसरी टाइप होती है गैमा एलिमिनेशन की, जो आपने साइक्लो अल्केन्स वगैरह में पढ़ा होगा। उसमें रिंग जो साइक्लो अल्केन की प्रेपरेशन है, उसमें गैमा एलिमिनेशन भी इन्वॉल्व होती है। तो मैकेनिज्म इसमें भी जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, उसमें हमने SN1 SN2 टू टाइप्स मैकेनिज्म की डिस्कस की थी। उसी तरह यहाँ पे भी E1 और E2 के नाम से दो मैकेनिज्म आ जाते हैं। SN2 की जो प्रॉपर्टीज थी, E2 की भी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही रहती हैं, सिवाय वो इन्वर्जन, जो स्टीरियो केमिस्ट्री थी इन्वर्जन वाले, उस पॉइंट, वो पॉइंट स्किप हो जाता है। बाकी तकरीबन जो है ना वो सारे पॉइंट्स ही राउंड अबाउट रह जाते हैं। मसलन कि ये भी बाई मालिकुलर है, दो मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं। ये भी एक ही स्टेप में होता है, जिसमें दो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों की कंसंट्रेशन शामिल होती है। ठीक हो गया। और ट्रांजिशन स्टेट भी इसमें बनती है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि पुराने बॉन्ड, जैसे OH आ रहा है, वो H के साथ बॉन्ड बना रहा है वाटर के लिए ना। H और कार्बन का बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। पहले सिंगल था, अब डबल हो जाना है। और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 एटम्स हैं जो ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद फाइनल हमें वाटर अलग, अल्कीन और हेलाइड जो है वो अलग मिल जाता है। ठीक हो गया। तो ट्रांजिशन स्टेट भी इसमें आ गई, जैसे SN2 के अंदर थी, SN2 के अंदर भी वैसे ही मौजूद है, सिर्फ प्रोडक्ट का फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे ये है कि सब्स्टिट्यूशन जब रिएक्शन होता है तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन, यानी उस कार्बन जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उस पर अटैक करता है, बैक साइड अटैक होता है। लेकिन जब एलिमिनेशन होनी होती है तो यही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो प्रोटॉन पे अटैक करता है। वो भी बीटा, बीटा कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, यानी उस पे अटैक करता है और डबल बॉन्ड जो है वो जनरेट करता है। फिर इसकी जो काइनेटिक्स थी वो भी सेकेंड ऑर्डर ही है उसकी तरह की, इसमें सबस्ट्रेट भी है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है। और दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ एक्शन डिपेंड कर रहा है, और ऑर्डर भी उसका सेकंड बनता है। इसी तरह E2 में जैसे आपने मैग्नीशियम की बात की, उसकी फिजिबिलिटी की बात की थी कि कौन से कंपाउंड्स कौन जो है वो इसको शो करते हैं। तो SN2 के लिए आपने कहा कि ज्यादातर प्राइमरी जो है वो इसको शो करते हैं, कुछ सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए आपने कहा था कि स्टीरिक इंडेक्स की वजह से अटैक करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन E2 जो है इस हवाले से वैसे ये है कि इसमें ऑलमोस्ट तीनों कैटेगरीज ही आ जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी भी आ जाती है। वो भी आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स के अंदर के टर्शरी एलिमिनेशन में कैसे आ सकते। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है E1 की। इसको अच्छे जर्नल में हेडिंग्स भी आपको थोड़ी सी, स्टेप्स इसका 1 हो गया, मैकेनिज्म इसका ये हो गया जी, ट्रांजिशन स्टेट वाला। फिर मॉलिक्यूलरिटी आपने बता दी, रेट इक्वेशन बता दी, ऑर्डर बता दिया। ठीक हो गया। इसी तरह E1 में आएंगे, उसमें स्टेप्स जो है वो 2 हो जाएंगे, इसमें तो एक स्टेप था। ठीक हो गया। और इसमें
दो स्टेप्स हो जाएंगे। मैकेनिज्म इसका पहला स्टेप तो सेम उसी तरह कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल जो वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, इस तरह डबल बॉन्ड जनरेट कर देता है। ठीक हो गया रेडियोडर्मिक स्टेप, इसमें स्लो वाला स्टेप हो गया पहले वाला। और इसी तरह मॉलिक्यूलरिटी इसकी वन होगी, रेट इक्वेशन इसमें सिर्फ चूंकि रेडियोडर्मिक स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट ही आ रहा है तो रेट उसी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर बी है। ठीक हो गया, तो यही बातें आपकी यहाँ पे भी आ जाएंगी ई वन के अंदर के एस एन वन की तरह ही है ये, दो स्टेप्स में है। फर्स्ट स्टेप जो है वो सबस्ट्रेट आपका वो आयनाइजेशन होके कार्बोकेटायन बनाता है, और सेकंड स्टेप में जो है वो बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल आपका या बेस जो है वो प्रोटॉन जो है बीटा हाइड्रोजन उसको एक्सट्रैक्ट करती है और अल्कीन में कन्वर्ट कर देती है। उसके अलावा जी इसमें सिमिलैरिटी है, फर्स्ट स्टेप भी सेम उसी तरह है जी, सेकंड स्टेप भी हो गया। सेकंड स्टेप में बस फर्क है कि जब सब्स्टिट्यूशन होनी होती है तो बेस का अटैक होता है इस अल्फा कार्बन कार्बोकेटायन वाली कार्बन, लेकिन जब एलिमिनेशन होती होती है तो इसका अटैक होता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर और दरमियान में डबल बॉन्ड जनरेट कर देते हैं। ठीक होगा, यही डिफरेंस है इसके। अगर पूछा जाए ई वन और एस एन वन में क्या फर्क है, या ई टू एस एन टू में क्या फर्क है, तो आप में कह रहे हैं जब सब्स्टिट्यूशन होती है तो अटैक ऑन अल्फा कार्बन, और जब एलिमिनेशन होती है तो अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, ये उसने एग्जांपल दी है, ये टर्शरी कार्बोकेट आपका है अल्काइल हैलाइड जो एथानॉल के और वाटर के मिक्सचर के अंदर ये बना रहा है अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगी और अल्कीन। सब्स्टिट्यूशन भी कुछ हो रही है और कुछ एलिमिनेशन का रिएक्शन भी चल रहा है। मैकेनिज्म उसका उसके जो रेट है वो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर भी है। और कार्बोकेटायन चूंकि इसमें बनता है इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस मौजूद हैं, इसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हेडिंग ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन या ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड है, लेकिन आपके सिलेबस की जो आउटलाइन थी उसमें ये मेंशन नहीं था डबल बॉन्ड वाला ओरिएंटेशन वाला। इसमें दो रूल आते हैं, एक सिरजर रूल आता है और एक जो है वो हाफ मैन रूल आता है। देखो, तो ये दोनों रूल आते हैं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस रिएक्टिविटी। उसमें फर्स्ट फैक्टर आपके पास है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर्स, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट है। तो वही हमने अभी जो बात की ई वन और ई टू के हवाले से, कि जो टर्शरी हैं वो ई वन शो करते हैं और जो प्राइमरी हैं वो ई टू करते हैं, और जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है वो ई वन या ई टू दोनों में से कोई भी डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन जा सकते हैं। हाँ, एक और बात यहाँ पे कि जो टर्शरी वाले हैं वो भी इवन ई टू में चले जाते हैं। ठीक हो गए, और उसकी वजह यही है, ये वर्ड लिखा ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ एवर इन कंट्रास्ट टू द सब्स्टिट्यूशन ई टू मैकेनिज्म ऑफन ऑब्जर्व विद टर्शरी के साथ भी ऑब्जर्व हो जाता है। उसकी वजह कि टर्शरी में है बल्कि ग्रुप, तो मे बी आगे जो है ना वो उसका जो प्रोटॉन बीटा हाइड्रोजन उसने लेनी है, तो बीटा हाइड्रोजन तो ओपन ही होती है, पीछे ही होती है, वो क्राउडेड जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे ये देखे ना इस केस में ये टर्शरी ब्यूटाइल का ब्रोमाइड है, तो इसमें आप देखें ना कि ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन है, तो एलिमिनेशन में तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो ओपन है, तो चाहे टर्शरी का है चाहे सेकेंडरी का है चाहे प्राइमरी का है, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना आसान है, इसलिए टर्शरी वाले जो है वो भी ई टू मैकेनिज्म को फॉलो कर लेते होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बना के प्रोडक्ट में चले जाते हैं। ठीक हो गई। और दूसरे नंबर पे एक और पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे जो सेकंड पॉइंट है ना एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क है। ये तो बात होगी ना, पहले पैराग्राफ में आपने बात की कि ई वन कब ई टू कब। ठीक है, अब यहाँ वो बात कर रहा है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों में से एलिमिनेशन कब होगी और सब्स्टिट्यूशन कब होगा। ठीक होगा, उस हवाले से यह बात वो कर वर्ड लिखा ना क्राउडिंग का, कि क्राउडिंग मतलब बल आप सबस्ट्रेट के अंदर नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ाते जाएं, जितना आप ग्रुप बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो
एलिमिनेशन को फेवर करता जाएगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। बड़े ग्रुप लगते जाएंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन इन अल्फा कार्बन पे अटैक करना मुश्किल होता जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस कम है, ठीक हो। और एलिमिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। और दूसरा फैक्टर उसका ये है कि इन ग्रुप्स लगने की वजह से जो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट अल्कीन वाला है वो भी ज्यादा स्टेबल होता है। जितने ग्रुप ज्यादा होते हैं उतनी स्टेबिलिटी भी अल्कीन की ज्यादा हो जाती है, ठीक हो। जैसे देखिए उसने मिसाल भी दी है, ये टर्शरी वाला है, इसमें देखें ना एलिमिनेशन 91% हुई और सब्स्टिट्यूशन सिर्फ 9%, ठीक है। और दूसरा ये वाला है सोडियम मेथॉक्साइड, ये पहला 25 डिग्री सी रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर थोड़ा सा दिया है तो 100% ई जो है ना वो अल्कीन ही बनी है, उसमें E2 मैकेनिज्म E1 दोनों फॉलो किए गए हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपका सिर्फ अल्कीन ही था, यानी एलिमिनेशन ही था। और टेम्परेचर अगर आप इसका 55 रखें, लेकिन उधर से आप जो आपका अल्काइल है वो सेकेंडरी कर दें, तो फिर आपकी जो SN2 सब्स्टिट्यूशन 21% है और E2 जो एलिमिनेशन है वो 79% हो जाती है, ठीक हो। तो क्राउडिंग जितनी ज्यादा हो उतनी एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो गए, सब्स्टिट्यूशन के चांसेस कम हो गए। क्यों कम हो गए? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और दूसरे नंबर पे एलिमिनेशन का जो प्रोडक्ट है वो स्टेबिलिटी भी ज्यादा रख रहे होते हैं, इसमें उनके चांस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी हेडिंग है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की दी है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप लिख सकते हैं यहाँ जुमला कि एलिमिनेशन जो है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हाई होती है। एलिमिनेशन जो है रिएक्शन अगर हो तो उसमें इन्वॉल्व होने वाले एटम जो है वो ज्यादा है, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी उसको रिक्वायर है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन की निस्बत से, ठीक हो गई। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, तीसरे नंबर पे है इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस। जो बेस आगे अटैक करती है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करती है ताकि एलिमिनेशन हो सके, तो उसका क्या इफेक्ट है ना बेस के हवाले से। अच्छा, उसमें फिर हम कहते हैं कि एक तो ये बात है, पहला पॉइंट ये है, यहाँ इसने वर्ड लिखा हो एक्सटर्नल बेस। अब एक्सटर्नल बेस का वर्ड का क्या मतलब है कि अगर आपका E1 मैकेनिज्म फॉलो होता है तो उसके लिए एक्सटर्नल बेस नहीं चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट खुद ही बेस के तौर पे एक्ट कर लेता है, ठीक हो गया। और E1 मैकेनिज्म को वो फॉलो करवा देता है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल बेस ऐड कर देंगे तो फिर वो E2 को फॉलो करेगा। एक्सटर्नल बेस नहीं ऐड करेंगे तो E1 मैकेनिज्म, और एक्सटर्नल बेस ऐड कर देंगे तो फिर E2 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो किया जाएगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, देखिए एक ये होगा ना E1 और ये बेस ऐड कर दें तो E2 पे चलेंगे, ठीक हो गया। फिर स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो E2 को फेवर करती है, ठीक हो गया। चाहे सबस्ट्रेट आपका टर्शरी क्यों ना हो, मैकेनिज्म वो E2 ही फॉलो करता है, लेकिन कब? जब आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक हो गई। और E1 मैकेनिज्म आपके कब होते हैं? जब आप वीक बेसिस यूज करें और टर्शरी अल्काइल हैलाइड को यूज करें, तो फिर आपके पास जो E1 मैकेनिज्म होता है। कुछ केसेस में सेकेंडरी जो सबस्ट्रेट है वो भी ये काम कर सकते हैं, ठीक हो गई। E1 मैकेनिज्म की तरफ वो भी मूव कर सकते हैं। अच्छा, एक तो पॉइंट आपने बता दिए यहाँ पे एक्सटर्नल बेस वाला कि नहीं ऐड करेंगे तो E1 को फॉलो करेगा कि सॉल्वेंट खुद ही बेस के तौर पे एक्ट कर लेता है, और अगर एक्सटर्नल बेस ऐड कर देंगे तो फिर वो E2 की तरफ मूव कर जाएगा। दूसरा पॉइंट आपने कहा स्ट्रॉन्ग बेस का, अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो E2 को फेवर करता है, एलिमिनेशन को फेवर करता है, और एलिमिनेशन में वो E2 को फेवर करता है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। ये जो नीचे पॉइंट है ये एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में ये बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो वो ना सिर्फ E2 को फेवर कर रहा है,
E1 के मुकाबले में, बल्कि सब्स्टिट्यूशन की मुकाबले में एलिमिनेशन को भी फेवर कर रहा होता है। ठीक हो, स्ट्रॉन्ग बेस जो होती है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है, एलिमिनेशन को फेवर नहीं देता। ओके हो गई। उसके बाद पॉइंट आपका इसने मेंशन किया है, नीचे ये एग्जांपल भी दी है, और यहाँ पे इसने ये मेंशन किया है E2/1 और फिर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गई। उसके बाद आप नीचे चले, प्रोडक्ट आपके पास इसने ये एग्जांपल दी है, सोडियम एथॉक्साइड और सोडियम थायो, ये एथ ऑक्साइड था, ये सोडियम एच सल्फाइड कह ले, उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। दोनों में ये आपकी जो बेस है वो O माइनस है और यहाँ S माइनस है, यानी चेंज हो रहा है। लेकिन O माइनस यूज किया तो एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन कम है। और जब S माइनस ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया तो सब्स्टिट्यूशन के चांस ज्यादा है और एलिमिनेशन के कम बने। तो वही बात वहां उसने की है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के हवाले से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के हवाले से। ठीक हो गए। उसके बाद बारी आ जाती है जी आपकी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। अच्छा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर ना हम बात करते हैं तो कहते हैं कि एक हमारे पास था पोलर सॉल्वेंट होते हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अब SN1 जैसे था या E1 है, दोनों में कार्बोकेटाइन बनते हैं, तो इसलिए पोलर सॉल्वेंट दोनों को फेवर दे रहे होते हैं। पोलर सॉल्वेंट हो तो E1 हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो E2 फॉलो किया जाएगा। ठीक होगा। और अगर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को कंपैरिजन देना है तो उस केस में हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाते जाते हैं तो वो SN2 को फेवर देती जाती है, E2 को फेवर नहीं देती। यानी सॉल्वेंट की पोलैरिटी आप जितनी ज्यादा पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वो फिर सब्स्टिट्यूशन को फेवर देगा, एलिमिनेशन को फेवर कम देगा। इसी वजह से हम जब एलिमिनेशन करानी होती है तो अल्कोहलिक KOH इस्तेमाल करते हैं। और अल्कोहलिक का मतलब ही यही है कि हम पानी में नहीं अल्कोहल में ले रहे, ताकि ये ज्यादा पोलर सॉल्वेंट ना हो, जरा कम पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट यूज हो, अल्कोहल और KOH, ताकि एलिमिनेशन हो सके, सब्स्टिट्यूशन ना हो। ठीक हो गई। ये इफेक्ट ऑफ आपका सॉल्वेंट आ गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप में भी आपका पहला पॉइंट तो यही आएगा कि जो आपका SN1 हो या E2, दोनों में न्यूक्लियोफाइल आपके ये जो लिविंग ग्रुप है वो इन्वॉल्व है। अब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा आप कहेंगे सर उतने उसके E1 के चांसेस ज्यादा है कि वो आयोनाइज होके कार्बोकेटाइन बना देगा, और पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा तो फिर E2 के चांसेस ज्यादा है। ठीक हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद दोनों को कंपैरिजन करें, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, तो उसमें कहते हैं जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी SN1 और E1 जो रिएक्शन है, उनके केसेस में लिविंग ग्रुप जो है वो कंपटीशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में उसका कोई रोल नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ अलग होके कार्बोकेटाइन बना देना है, उसका ताल्लुक कोई नहीं है एलिमिनेशन के हवाले से। ठीक हो गए। हेलाइड का ना, हेलोजन ग्रुप का जो फर्स्ट स्टेप में कि उसने सिर्फ रिमूव होना होता है। ठीक हो गए। तो दूसरे नंबर पे जो बाई मालिकुलर एक्शन है वो चूंकि एक ही स्टेप में हो रहे थे, उसमें फिर लिविंग ग्रुप जो है उसका बड़ा मैटर करता है, उसकी नेचर। अगर वो गुड लिविंग ग्रुप है तो फिर सब्स्टिट्यूशन को फेवर देगा, और अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो फिर एलिमिनेशन को फेवर देगा। ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप हो तो सब्स्टिट्यूशन को फेवर देगा, बैड लिविंग ग्रुप हो तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस को फेवर देता है। ये आपके पास आगे जी इसके फैक्टर्स, उसके लिविंग ग्रुप भी हो गया, सॉल्वेंट भी हो गया, टेम्परेचर भी आपका आ गया। ठीक है, यहाँ तक मुकम्मल हो गया। उसके बाद है अल्काइल हैलाइड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस।
कि अल्काइल हाइड का ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मुख्तलिफ जो रिएक्शन बनते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें असल में आपको इस हेडिंग के नीचे ना आपको बताना चाह रहा है जर्नल ना। पीछे तो हमने बात की ना सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की और उनके मैकेनिज्म बात कर ली। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जर्नल समझाना चाह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और जो एलिमिनेशन रिएक्शन हैं उनको हम क्या क्या बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। यानी सिंथेसिस के अंदर ये रिएक्शन हमारी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया। उस हवाले से वो बात करना चाह रहा है कि भाई ये देखें कि अगर मैं एक्वस KOH लेता हूँ तो एक्वस का मतलब सॉल्वेंट लिया है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और Br की जगह OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगी। और अगर मैं सोडियम अल्कोक्साइड यूज करता हूँ जैसे सोडियम एथोक्साइड यूज करता हूँ तो भी सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये सोडियम अल्कोक्साइड मैंने यूज की है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, यानी ज्यादा पोलर सॉल्वेंट नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कह लो या कम पोलर सॉल्वेंट कह लो, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन को शो करवा रहा है। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन है। इसकी सब्स्टिट्यूशन कैसे है, अमोनिया तो डायरेक्ट ब्रोमीन से रिएक्शन करके HBr बना देता है और खुद उसकी जगह अटैच हो जाता है। फिर अल्काइल ऐड आप ऐड करते जाएं तो एक एक अल्काइल ग्रुप ऐड होता रहेगा, हत्ता कि जब तीनों हाइड्रोजन उसकी नाइट्रोजन जो है उसकी तीनों की तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होके इथाइल ग्रुप पे चली जाएगी, तो इथाइल ग्रुप 3 लग जाएंगे। उसके बाद फिर अभी भी इसके पास लोन पेयर है तो ये चौथा इथाइल लेके भी क्वाटरनरी अमोनियम का जो है ना वो साल्ट बना लेते हैं। सोडियम साइनाइड के साथ भी करेंगे तो वाटर के अंदर यानी एक्वस मीडियम में करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको देता रहेगा। SH का भी यही है, एक्वस में करेंगे तो SH निकल आगे आई को रिप्लेस करके उसकी जगह अटैच हो जाएगा। इसी तरह मरकेप्टो ग्रुप लगाना है तो फिर ये सोडियम इथाइल सल्फाइड जो है इसको यूज कर लें तो मरकेप्टो इथा यानी आई की जगह जो है वो SC2H5 लग जाएगा, मरकेप्टाइड। ठीक है, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरह सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो सिल्वर वाले हैं उनके साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएं तो ये भी आपने पीछे डिस्कस किया था। रिएक्शन करें तो एक हमारे पास एस्टर बन जाता है और दूसरा सिल्वर का हेलाइड बन जाता है। रिएक्शन विद एसिटाइड एसिटाइड के साथ करेंगे तो सिंपल ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि Na सोडियम का जो साल्ट होता है मेटल के अंदर, ठीक हो गया, तो वो जो आपका ये सोडियम मेटल है इस ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन में उसका साल्ट बना हुआ है, तो ये सोडियम सिंपली अल्काइल हैलाइड में से हैलोजन जो है उसको रिमूव कर लेता है, सोडियम ब्रोमाइड यानी रिमूव हो गया और जो कार्बन आपकी वो डायरेक्ट आके ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन से अटैच हो गई। यानी ये हम रिएक्शन यूज करते हैं कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड के साथ अल्काइंस के साथ। तो पहले हम सोडियम का या पोटेशियम का ट्रिपल बॉन्ड वाला साल्ट बना लेते हैं, एसिटाइड या अल्काइलाइड जनरल अगर बोलूँ तो वो बना लेते हैं, फिर उसको हम अल्काइलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है कि सोडियम मेटल आके ब्रोमीन को साथ अटैच हो जाती है, यानी NaBr बन गया और उधर से CH3 जो है वो C- के साथ अटैच होके फर्दर आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्काइन एक नई अल्काइन जनरेट कर देते हैं। ये सारे रिएक्शन स्टडी है सब्स्टिट्यूशन जर्नल में ना, आपने सिर्फ ये याद रखना है इसके हवाले से, इन सारों को एक दफा देख लिया। अब आपसे वो पूछेगा कि जनाब अल्काइल हैलाइड से इथाइल ब्रोमाइड से एथानॉल बने, तो आपने देखा कि Br की जगह OH लाना है तो आपने कहा एक्वस KOH से रिएक्शन करवा लो। अगर Br की जगह ये इथॉक्सी ग्रुप लाना है तो आपने कहा सोडियम एथोक्साइड से रिएक्शन करवा लो। अगर Br की जगह आपने इस तरह नाइट्रोजन लानी है तो फिर अमोनिया और उसके इस तरह आगे रिएक्शन करवाते गए। अगर उस Br की जगह CN साइनाइड लाना है तो इससे रिएक्शन करवा लिया एक्वस, ठीक हो गया। इस तरह अगर आपने उसकी जगह SH लाना है हेलोजन, उस SH का साल्ट बना ले ले, ठीक हो गई। इसी तरह अगर मरकेप्टो जो है वो ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूटेड मरकेप्टो ग्रुप जो है वो लाना सोडियम इथाइल सल्फाइड की शक्ल में जैसे, तो फिर आप उससे रिएक्शन करवा लें, ठीक है जी। इसी तरह अगर Br की जगह मैंने
एसीटेट ग्रुप, इथाइल तो ये है ना, साथ एसीटेट ग्रुप अटैच करना था। ठीक हो गया। तो NaBr, या सोडियम भी हो सकता है, NaBr भी हो सकता है, और वो दोनों जुड़ के एस्टर बना देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अल्काइल जो एस्टेलाइड्स हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो उनके साथ भी हम इसी तरह चेन बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। उसकी हमने जिक्र किया कि अल्कोहलिक केओएच, यानी केओएच से रिएक्शन करवाएंगे। अगर पानी को सॉल्वेंट लेंगे यानी एक्वस केओएच लेंगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जैसे पिछले पेज पे भी आपने देखा। और अगर आप कम पोलर सॉल्वेंट यानी एथेनॉल ले लेंगे, उसमें केओएच लेंगे, इसको अल्कोहलिक केओएच भी बोलते हैं, तो फिर आपका जो है वो एलिमिनेशन हो जाएगी, अल्कीन आपको मिल जाएगा। ये तो जनरल हो गए। इसके अलावा दूसरे इसके रिएक्शन भी हैं, जैसे रिडक्शन है, कि अगर आप इसके अल्काइल हैलाइड को जिंक और HCl से रिएक्शन करें, तो इन दोनों के रिएक्शन करने से ZnCl2 और एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। वो फिर आप ये अल्काइल हैलाइड जो है उनको रिड्यूस कर सकते। ठीक हो गई, अल्केन बन जाएगी और HI बन जाएगा। इसी तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे अगर रिएक्शन करवाएंगे तो वो भी H माइनस प्रोड्यूस करता है, जो आगे इसके ऊपर अटैक करके इसको अल्केन में बदल देते हैं। तो अब आपसे अगर पे अल्काइल हाइड से अल्केन बनानी है, तो आप कहेंगे या तो रिएक्शन करा रहे जिंक और HCl के साथ, या फिर रिएक्शन करवा लें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। उसके बाद 11 नंबर पे है वर्ड्स रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है, तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और इसकी एप्लीकेशन के हवाले से कि इस रिएक्शन को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका क्या फायदा है। ठीक है, उस हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल दो सोडियम के साथ अटैच होते हैं, तो अल्केन बना देते हैं, प्लस वो NaCl बन जाता है। अच्छा, अब ये अल्काइल हैलाइड जो दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, जो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो इस वजह से वही डबल होके आपका वो इथेन बन गई। इथाइल क्लोराइड लिया था तो इथेन बन गई। जितनी कार्बन आप अल्काइल में लेंगे, आपको प्रोडक्ट में वो डबल होके मिल जाएंगी। अच्छा, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ भी अल्काइल हाइड्राइड, जैसे मैग्नीशियम के साथ गिगना रीजन बनाने में इस्तेमाल होता है। लिथियम के साथ अल्काइल लिथियम का जो साल्ट है वो बनाने में इस्तेमाल होता है, प्लस लिथियम का ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक हो गई। और 13 पे फ्रीडल काफ रिएक्शन। फ्रीडल काफ रिएक्शन में आपको याद होगा, फ्रीडल काफ अल्काइलेशन आपने पढ़ी थी, जिसमें अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल हुआ था। लेवस एसिड की मौजूदगी में वो बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देता था। ठीक हो गई, बेंजीन के ऊपर। उसके बाद है जी 14 वाला है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या है, ये पहले हम इसका बनाएंगे कार्बोकेटाइन। इसको एल्यूमिनियम हैलाइड यानी लेवस एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, उसने ब्रोमाइड आयन वहां से ले लिया, तो ये बन गया कार्बो। ये भी फ्रीडल काफ्स अल्काइलेशन में आप बात करते हैं कि उसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस भी थे, जिसकी वजह से हम अल्काइलेशन जब कर रहे होते थे तो हमें प्रोडक्ट जो है वो जो हम सोच रहे होते थे उससे जरा डिफरेंट मिल जाता था। ठीक होगा जी। तो यहाँ तक आपके जी एलिमिनेशन रिएक्शंस और उसका फैक्टर्स, और इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ जो रिएक्शन के इग्ना रिएजेंट्स ये आपका अल्काइल शो कर सकते हैं, ये सारों का एक ओवरव्यू हो जाता है। ठीक हो गई।